ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं बेटा। ये आपके साथ मेरी फर्स्ट क्लास है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम रिस्क मैनेजमेंट की। इससे पहले आपको पता है बेटा, कोरोना से पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे कि व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट को हम कैसे डील करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की टाइप्स क्या होती हैं, हाउ टू मैनेज द रिस्क, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है। कुछ टॉपिक्स थे जो बेसिक चीजें हमने डिस्कस की थी और कुछ न्यूमेरिकल थे जो हम लोगों ने सॉल्व भी किए थे। मैं आज का जो हमारी क्लास होगी, जो आज का हमारा लेक्चर होगा, इसमें जो ज्यादातर आपको चीजें होंगी वो हम प्रीवियस जो है जो हमने पहले पढ़ा हुआ उसको थोड़ा सा मैं रिव्यू दूंगा आप लोगों को उन चीजों का, और उसके बाद जो फर्दर हम एडवांस इसमें इसके बाद चीजें डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ने हैं। आप लोगों ने बेटा अपने जो माइक्स है वो म्यूट पर रखने हैं। अगर मैं किसी को क्वेश्चन पूछूंगा किसी से तो जस्ट वो अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके मुझे उसका आंसर देगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं, व्हाट डज मीन बाय रिस्क एंड व्हाट डज मीन बाय रिटर्न? रिटर्न क्या होता है जी सिकलान बेटा? व्हाट इज रिटर्न? सर, रिटर्न एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो हम इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें वो प्रॉफिट मिलता है, हम उसे रिटर्न कहते हैं। एंड व्हाट इज रिस्क खुर्रम? जी खुर्रम बेटा, रिस्क क्या होता है? व्हाट इज रिस्क? रिस्क जो सा होता है सिस्टमैटिक भी होता है, अनसिस्टमैटिक भी होता है। सिस्टमैटिक रिस्क होता है जो सा बाहर के एनवायरनमेंट से आता है, जो सा अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है जो सा इंटरनली होता है। ठीक है, मतलब अगर आप रिस्क को डिफाइन करें जी बेटा किंजा, क्या होता है आपके मुताबिक रिस्क? सर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, ठीक है, और जी सर एक्स्ट्रा अमाउंट। ओके, बेसिकली जो रिटर्न और रिस्क का डिफरेंस क्या होता है? रिटर्न आपका बेटा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन यू रिसीव्ड ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट। आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसके ऊपर जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करते हैं बेटा उसको आप रिटर्न कहते हैं। और रिस्क क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन रिटर्न, फ्लक्चुएशंस इन रिटर्न। रिटर्न्स के अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है उसको हम रिस्क बोलते हैं। जितनी ज्यादा बेटा अनसर्टेनिटी होगी उतना ही ज्यादा आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा। हायर द अनसर्टेनिटी, हायर विल बी द रिस्क। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेशन, ये आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम शो हो रही है। इसमें एक एलिफेंट की पिक्चर दिखाई गई है। उस एलिफेंट की पिक्चर को अगर आप देखें तो बेसिकली ये स्टोरी क्या थी? ये स्टोरी बेसिकली बेटा ये थी कि एक जगह पे एक डार्क रूम के अंदर एक एलिफेंट को बांधा गया, और उस एलिफेंट को बांधने के बाद लोगों की आंखों पे पट्टी बांध के उसे कहा गया कि आपने अंदर दाखिल होना है और टच करके बताना है कि वो चीज क्या है जो अंदर है। तो अब ये देखिए, उन्होंने बताया किसी बंदे ने उसकी पीठ को टच किया तो उसने कहा इट्स लुक लाइक अ वॉल, किसी ने उसकी दुम को टच किया तो उसने कहा इट्स लुक लाइक अ रोप, किसी ने उसकी जो सूंड है उसको टच किया तो उसने बोला इट्स लुक लाइक अ स्नेक, एंड सो ऑन। बेसिकली इसका पर्पस क्या है? पर्पस इसका ये है, पर्पस बेटा इसका ये था इस डायग्राम का, ये एक्सप्लेन करना कि हर एक का थिंकिंग लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो सिर्फ किसी एक पॉइंट को फोकस करके आपने डिसीजन नहीं लेना। अगर आप इसको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई करें तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मार्केट रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी रिस्क को हम इग्नोर करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट ये कहता है कि आपने ईच एंड एवरीथिंग का एनालिसिस करने के बाद यू हैव टू टेक द डिसीजन कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है। हम लोगों ने 4 तरह के रिस्क डिस्कस किए थे: मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपने सारे के सारे जो रिस्क हैं इनको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ किसी एक रिस्क को फोकस किया और बाकी रिस्क को आपने कहा नहीं यार ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मार्केट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो, यू हैव टू फोकस ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब अगर हम बेटा इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो रिस्क मैनेजमेंट को हम डिफाइन करते हैं 3 स्टेजेस के अंदर, यानी 3 क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर देना है। अगर आप उन 3 क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर देते हैं तो उसका मतलब है कि आप अपने रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, हम रिस्क को मैनेज करना भी सीखेंगे प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर।
तीन स्टेजेस होती हैं बेटा रिस्क मैनेजमेंट की। द फर्स्ट स्टेज इज हाउ मच रिस्क यू कैन होल्ड, मैक्सिमम कितना रिस्क है जो आप होल्ड कर सकते हैं, इसका आपने आंसर देना है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास जो फंड्स हैं वो 1 मिलियन के हैं, लेकिन आप 40 मिलियन का जो है वो रिस्क ले रहे हैं। तो क्वेश्चन इज दैट कि क्या इतना रिस्क लेने की आपके अंदर कैपेसिटी है? अगर तो है फिर लें, अगर नहीं है तो फिर मत लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच रिस्क वी कैन टेक। आपने इसका डिसीजन देना है कि हम मैक्सिमम जो है वो कितना रिस्क जो है वो होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेज के अंदर अगर आप देखें, सेकंड स्टेज के अंदर बेटा अगर आप देखें तो सेकंड स्टेज के अंदर वो आपसे ये पूछता है कि क्या आपके पास इतना कैपिटल है, whether we have enough capital to sustain that risk, कि क्या आपके पास इतना सरमाया है कि जो रिस्क आप लेने जा रहे हैं उसको आप सस्टेन कर सकें। सस्टेन मीन कि आप उसको फेस कर सकें, फेस मीन कि आप उसको टैकल कर सकें। मुख्तलिफ वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास इतने फंड्स हैं कि जो रिस्क आप लेने जा रहे हैं वो आप टैकल कर सकते हैं, तो यू हैव टू टेक, अदरवाइज आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर पहला क्वेश्चन है आपकी कैपेसिटी कितनी है रिस्क लेने की, सेकंड उस कैपेसिटी को सस्टेन करने के लिए कितना कैपिटल आपके पास है, एंड थर्ड वन इज कि जो पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, जहां पे आप पैसा लगा रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए वर्थ वाइल है या नहीं है। ना कि ऐसी सिक्योरिटीज में पैसा लगा दें जो आपको नुकसान दें। तो कोशिश करें कि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं, ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो आपको फायदा दे एज कंपेयर टू दैट पोर्टफोलियो जो कि आपको लॉस दे। ये ना हो कि आपने एक पोर्टफोलियो बनाया और उस पोर्टफोलियो के अंदर आपको कुछ सिक्योरिटीज लॉस दे रही हैं, लेकिन आप जानबूझ के उसको चेंज नहीं कर रहे, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू अपडेट द पोर्टफोलियो। व्हाट इज पोर्टफोलियो? ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है बेटा? जिसका मैं नेम कॉल कर रहा हूं मुझे आंसर दिया करें, चाहे आपको आता है या नहीं आता। सर पोर्टफोलियो मतलब सर अदर उसमें पैसा इन्वेस्ट करना, सर अदर कंपनीज में या अदर। आवाज आपकी कट रही बेटा। सर पोर्टफोलियो मतलब सर एक से ज्यादा हाँ, एक से ज्यादा सेक्टर्स में सर पैसा इन्वेस्ट करना। बिल्कुल सही, यानी एक से ज्यादा मतलब काम एक से ज्यादा सेक्टर्स में काम करना। जी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो। एक से ज्यादा सिक्योरिटीज के अंदर, एक से ज्यादा सेक्टर्स के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। इतना ज्यादा बेटा आप जी सर उसको डाइवर्सिफाई करोगे पोर्टफोलियो को, उतना ही ज्यादा आपको इसका फायदा मिलेगा। तो जितना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होगा वो पोर्टफोलियो आपको उतना ही फायदा देगा। तो बेटा तीन चीजें आ गई। द फर्स्ट थिंग, कितनी कैपेसिटी है रिस्क लेने की। सेकंड थिंग, क्या उस रिस्क को सस्टेन करने के लिए आपके पास कैपिटल है या नहीं है। एंड थर्ड थिंग, कि जो पोर्टफोलियो आपने बनाया वो पोर्टफोलियो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर बेटा आप इन तीन क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप रिस्क मैनेजमेंट का फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बेटा आप ये काम नहीं कर रहे तो आप अपने रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे। जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? नो सर। अगर इसको हम आसान अल्फाज के अंदर भी डिफाइन करें तो इसकी बहुत सी डेफिनेशन बनती है। रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद फिर डिसीजन लेना, डिसीजन लेने के बाद फिर उसकी मॉनिटरिंग करना। ये डेफिनेशन भी आपकी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आती है। अगर आप बुक के अंदर से इसको सर्च करेंगे या नेट से सर्च करेंगे तो आपको उसकी बहुत सी डेफिनेशन मिलेंगी। बट हर डेफिनेशन के अंदर ये तीन क्वेश्चन लाजमी है जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। ओके, इसके बाद जो इसको फर्दर बेटा कंटिन्यू करने से पहले मैंने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर चार तरह के रिस्क बोले थे। द फर्स्ट रिस्क इज मार्केट रिस्क, सेकंड रिस्क इज क्रेडिट रिस्क, थर्ड रिस्क इज लिक्विडिटी रिस्क, एंड फोर्थ रिस्क इज ऑपरेशनल रिस्क। ओके, टेल मी, थोड़ा सा इसको भी जरा वन बाय वन लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर लेते हैं, ताकि क्योंकि ये वर्ड मैंने बार बार इस्तेमाल करने हैं आगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर, तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं व्हाट इज मार्केट रिस्क। तो ये मुझे बताएंगे जी रिता बेटा, व्हाट इज मार्केट रिस्क? जी, व्हाट इज मार्केट रिस्क?
अगर आप मुझे रिप्लाई नहीं देंगे तो इट मीन्स कि आप सिर्फ कंटिन्यू करके आप जा चुके हैं, आप लेक्चर नहीं ले रहे, एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग। स्क्रीनशॉट मेरे पास आ रही है जो स्टूडेंट्स मेरे पास लेक्चर ले रहे हैं। ओके जी रिमशा बेटा, क्या होता है मार्केट रिस्क? सर मार्केट रिस्क, मार्केट ओवरऑल जो हमारे पास इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस होता है, फैक्टर्स, उसकी परफॉर्मेंस जो ओवरऑल मार्केट की होती है, तो हमने उसको जो किया हो। मतलब कौन सा ऐसा रिस्क है जो आपको मार्केट की वजह से फेस करना पड़ता है? बेटा अगर आप इसको आसान अल्फाज में बोलें। जी सिस्टमैटिक रिस्क। जी ओके, बिल्कुल सही बोले, सिस्टमैटिक रिस्क भी होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि हर वो रिस्क जो मार्केट फोर्सेस की वजह से आपको फेस करना पड़े, दैट रिस्क इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई, या मार्केट में गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दिए, टैक्स रेट बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। जैसे आपने भी सिस्टमैटिक रिस्क की बात की कि वो रिस्क जो आपके कंट्रोल में नहीं होता उसको आप मार्केट रिस्क भी कह सकते हो, और ये मार्केट फोर्सेस की वजह से आपको फेस करना पड़ता है। ओके, सेकंड रिस्क था बेटा हमारे पास क्रेडिट रिस्क। जी बेटा ईमन, क्या होता है क्रेडिट रिस्क? इट मींस कि आप भी लेक्चर नहीं ले रहे। ओके जी बेटा नाजमा। हेलो जी बेटा। सर, आई एम इमन, मैं लेक्चर ले रही हूँ। ले रही हैं तो फिर बताएं बेटा क्या होता है? सर क्रेडिट रिस्क में जिसमें हम अपने सर एक मिनट पेमेंट्स वगैरह को देखते हैं, लाइक सर एक मिनट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है वैसे बताओ बेटा, क्रेडिट मतलब? सर क्रेडिट कोई चीज जो जब हम आप क्रेडिट पे लेते हैं, जो क्रेडिट वगैरह की चीज बोरो करते हैं, इसको लाइक हम लेते हैं, वो हमारा क्रेडिट। हाँ, तो फिर क्रेडिट रिस्क क्या हुआ? सर क्रेडिट रिस्क हमने सर इन्वेस्ट पेमेंट्स वगैरह के ऊपर जी कि अगर हमने किसी से लेना है तो फॉर एग्जांपल वो हमें नहीं मिलता, या हम नहीं पे कर पाते। अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू या से हम बेटा पे बात नहीं कर करेंगे, जी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे, अपने बिजनेस की बात करेंगे, तो बेटा वो रिस्क जिसमें आपकी क्रेडिट पेमेंट आप नहीं कर पाते, जिससे हम बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। हमने बैंक से लोन लिया था, हम बैंक को पे नहीं कर पाए तो बैंक हमें बैंकक्रप्ट कर देता है। तो क्रेडिट रिस्क का बेटा मतलब ये होता है कि जब आप अपने लोन्स को पे नहीं कर पाते तो वो रिस्क जो होगा, दैट रिस्क इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। ओके जी, इसके बाद थर्ड रिस्क बेटा हमारे पास आता है। जी अहमद आप बताएं बेटा, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? ऑपरेशनल the risk is change of value, sir. ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस बेटा, अगर आप देखें वो रिस्क जो आपको बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से फेस करना पड़े। फॉर एग्जांपल आपकी कोई मशीन खराब होगी चलते चलते, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गई, आपके एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक्स कर दी, तो हर वो रिस्क जो बिजनेस को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से फेस करना पड़ता है, यानी ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस की वजह से फेस करना पड़ता है, दैट रिस्क इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क। बेटा मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, हर डेफिनेशन के ऊपर हम एक एक चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। जी सर, जी सर। लिक्विडिटी रिस्क, जी बेटा मरियम क्या होता है लिक्विडिटी रिस्क? जी सकलैन बेटा आप बताएं। जी सर, लिक्विडिटी रिस्क ये होता है कि सर कंपनी के पास इतने शॉर्ट एसेट्स अवेलेबल हैं कि वो उनको कितनी आसानी के साथ मार्केट में लिक्विडेट करवा सकते हैं, कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर कंपनी के पास इतने लिक्विडेट एसेट्स नहीं है तो ये उनका रिस्क और वो कंपनी कभी भी करप्ट हो सकती है।
यस आप इसको ये कह सकते हैं द पेमेंट एबिलिटी द शॉर्ट टर्म लोन्स, यानी बात दफा कंपनी बेटा जो है वो शॉर्ट ऑफ फंड्स हो जाती है। जब कंपनी के पास फंड्स नहीं रहते तो उसकी वजह से जो कंपनी को रिस्क फेस करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। अगर आपको याद हो तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की मैंने एग्जांपल दी थी आपको एक दफा, और मैंने बोला था कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की जो सबसे बड़ी रीजन थी वो यही थी कि उन्होंने लोन बहुत ज्यादा दे दिया था, और जब लोन बहुत ज्यादा दे दिया तो लोगों के पास पेमेंट की एबिलिटी नहीं रही थी कि उन्होंने पे बैक नहीं किया। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब प्राइम बेटा एक वर्ड यूज किया था मैंने, सब प्राइम लोन दे दिए थे। जब सब प्राइम लोन दे दिए तो लोगों ने पैसा वापस नहीं किया, बैंकों के पास लिक्विडिटी खत्म हो गई, यानी जिन लोगों ने पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया था वो लेने आ गए। अब बैंकों के पास पैसा था नहीं क्योंकि उन्हें आगे से नहीं मिला था जिनको उन्होंने लोन दिया था। इसकी वजह से ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ और ये फिर क्राइसिस काफी लंबे अरसे तक चला और बहुत से बैंक इसमें बैंकरप्ट भी हुए। तो सो बेटा 4 रिस्क है। मार्केट रिस्क जो मार्केट फोर्सेस की वजह से फेस करना पड़े, क्रेडिट रिस्क जो आप लोन पे नहीं कर पाते, ऑपरेशनल रिस्क जो बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से फेस करना पड़े, एंड लिक्विडिटी रिस्क जब आप अपनी पेमेंट नहीं कर पाते टू मीट द शॉर्ट टर्म लोन्स, तो वो आपके लिक्विडिटी रिस्क होता है। अच्छा, इसके बाद हमने डिस्कस किया था रिस्क वर्सेस रिटर्न। ये हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था, मैं जस्ट आपको इसका बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क एंड हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न। हमने दो फार्मूलाज पढ़े थे, विद प्रोबेबिलिटी एंड विदाउट प्रोबेबिलिटी। तो इसमें आपने करना ये है, जो आप लोगों ने काम करना है नेक्स्ट क्लास के लिए, जब आप नेक्स्ट क्लास लेने आए तो आप लोग न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। तो सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस आपने करके आने जो कि बुक के एंड पे गिवन है। रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करने के सिंगल सिक्योरिटी के दो तरीके होते हैं, एक विद प्रोबेबिलिटी एंड एक विदाउट प्रोबेबिलिटी। अगर तो उसमें रिटर्न्स के साथ प्रोबेबिलिटीज गिवन किया, लाइक दिस इज एन एग्जांपल। अब इसका अगर आपने रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे विद प्रोबेबिलिटी वाला। रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, अगर उसने प्रोबेबिलिटी का कॉलम साथ गिवन नहीं किया रिटर्न्स के डाटा के साथ तो फिर आप विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि रिटर्न का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन विदाउट प्रोबेबिलिटी में, और रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 अंडर रूट। ये विदाउट प्रोबेबिलिटी वाले थे। विद प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, r इंटू पी रिटर्न का फॉर्मूला था, देन r माइनस r बार का स्क्वायर इंटू p अंडर रूट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द रिस्क ऑफ विद प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। तो ये बेटा फॉर्मूलाज आपके पास लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर इन सिंगल सिक्योरिटी के बाद फिर हमने डिस्कस किया था पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो रिटर्न, दैट इज W1 μ1 प्लस W2 μ2 प्लस W3। जितने आपके पास सिक्योरिटीज गिवन होंगी आपके पास रिटर्न गिवन होंगे, जैसे इसमें यहाँ पे देखें रिटर्न 1 सिक्योरिटी 10%, रिटर्न 2 सिक्योरिटी 15%, वेट 1 वेट 2 गिवन होगा आपको, आपने जस्ट मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देना है। एंड सेकंड बेटा आपके पास पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला है, दैट इज W1 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर। जी रिदा बेटा आप हैंड रेस कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछना बेटा आपने। सर आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही मुझे। आपकी बेटा फिर नेट में प्रॉब्लम है, अगर बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो नेट है वो थोड़ा स्लो है, या आपके नेट में प्रॉब्लम है या फिर आपके माइक में बेटा प्रॉब्लम है, जो आप जहां पे आपने हेडफोन लगाया उस हेडफोन के अंदर प्रॉब्लम होगी। बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी तो बेटा फिर आपके फिर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है, इसको जरा आप चेक कर लें, हेडफोन्स को चेक कर लें, अदरवाइज मेरी आवाज बाकी लोगों को जा रही है। ओके, W1 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 प्लस 2, W1 W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इनटू कोरिलेशन। ये जो P लिखा हुआ दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। जी कोरिलेशन क्या होता है? जी रिमशा बेटा व्हाट इज कोरिलेशन? सर कोरिलेशन इट्स ओके, जो आपको आइडिया माइंड में आप बता दें, कोई इशू नहीं। दो वर्ड्स बेटा, दो वर्ड्स मैंने बताए थे, एक होता है कोरिलेशन, एक होता है कोवेरिएंस। सर कोरिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स। जी जी बिल्कुल ठीक, सही बता रहे हो बेटा। दो या दो के चीजों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। देखिए दो वर्ड से बेटा, एक कोवेरिएंस होता है और एक कोरिलेशन होता है। जी सिक्लैन बेटा क्या फर्क है दोनों में, एनी आइडिया?
कोवेरियंस बेटा जो होता है वो को मूवमेंट को बताता है, को मूवमेंट मीन डायरेक्शंस को बताता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ एक सिक्योरिटी आपको प्रॉफिट दे रही है तो दूसरी भी आपको प्रॉफिट दे रही है, दिस इज कॉल्ड कोवेरियंस। अच्छा, कोरिलेशन जो है वो आपको इंटेंसिटी बताता है। इंटेंसिटी मीन कि कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, कितना कम प्रॉफिट होगा, कितना ज्यादा लॉस होगा, कितना कम लॉस होगा। तो जो कोरिलेशन है ये भी रिलेशनशिप बताता है, लेकिन ये रिलेशनशिप की इंटेंसिटी को बताता है, जबकि जो कोवेरियंस है ये मूवमेंट को बताता है। तो जो कोरिलेशन है बेटा इसका आंसर +1 और -1 के दरमियान होता है। अगर तो आंसर +1 के पास है, जैसे कि इस एग्जांपल में देखें 0.2 है, P 0.2 लिखा हुआ है इस एग्जांपल में, अगर आप देखें तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। जितना ये 1 के ज्यादा करीब होगा इसका मतलब है हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। जितना ये नेगेटिव वैल्यू के पास होगा, ये -0.2 भी हो सकता था, -0.3, -0.4, -0.5 भी हो सकता था, लेकिन मैक्सिमम +1 और -1 के दरमियान होगा। तो जितना पॉजिटिव साइड पे होगा वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होगा। पॉजिटिवली कोरिलेटेड मीन कि अगर एक प्रॉफिट देगा दूसरा भी प्रॉफिट देगा, और जितना नेगेटिव साइड पे होगा ये नेगेटिवली कोरिलेटेड होगा, यानी अगर एक प्रॉफिट दे रहा है तो दूसरा आपको लॉस दे रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। ओके, अब आप लोगों ने इससे क्वेश्चन रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने कर लेने हैं। ओके, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा बता भी दिया, लेकिन चले मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ। सिस्टमैटिक रिस्क बेटा आपका वो रिस्क होता है जो मार्केट फोर्सेस की वजह से आपको फेस करना पड़ता है, यानी ऐसा रिस्क जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसमें पॉलिटिकल रिस्क आ जाएगा, इसमें आपका मार्केट रिस्क आ जाएगा, इसके अंदर आपका जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएंगे, यानी हर वो रिस्क जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आपको फेस करना पड़े, दैट रिस्क इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। और ये आपको फेस करना ही पड़ेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डाइवर्सिफाइएबल। ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि सिस्टमैटिक रिस्क इज नॉन डाइवर्सिफाइएबल। अच्छा, नॉन सिस्टमैटिक रिस्क बेटा ऐसा रिस्क होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कंट्रोल भी किया जा सकता है, इसको डाइवर्सिफाई भी किया जा सकता है। एग्जांपल बेटा आपके इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा, दैट रिस्क इज कॉल्ड नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। और ये जो नॉन सिस्टमैटिक रिस्क होता है बेटा इसको आप मैनेज करेंगे, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा लाइक एम्प्लॉय स्ट्राइक कर जाते हैं, या आपकी पुअर प्लानिंग है, आपने प्लानिंग सही नहीं की इन्वेस्टमेंट करने की, तो इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये दो रिस्क होते हैं, रिस्क की दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, सिस्टमैटिक रिस्क और नॉन सिस्टमैटिक। ओके, इसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था कैपएम मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ऐसा मॉडल जो शो करता है द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड रिटर्न। इसको हम सिंगल फैक्टर कैपएम मॉडल भी कहते हैं। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो ये आपके सामने इसका नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज RF प्लस बीटा इनटू RM माइनस RF। ये RF बेसिकली इधर माइनस इधर आके लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, दैट इज ER इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इनटू बीटा। RM आपका मार्केट रिटर्न होता है, RF बेटा आपका रिस्क फ्री रिटर्न होता है, और ER आपका जो होता है ये एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। तो बीटा आपका सिस्टमैटिक रिस्क होता है। तो ये मॉडल बेसिकली ये बताता है, इसको जरा गौर से सुनिएगा, कि अगर आपका जो रिटर्न है वो एक फैक्टर, जस्ट ओनली वन फैक्टर, जिसका नाम क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क, उसकी वजह से कम या ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद ये कैपएम मॉडल जो सिंगल फैक्टर आया था, इसके अंदर फिर बहुत सी अमेंडमेंट्स आई, फिर 3 फैक्टर कैपएम आया, 4 फैक्टर कैपएम आया, 5 फैक्टर कैपएम आया, जिसमें उसने कहा कि नहीं एक फैक्टर नहीं 3 फैक्टर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अगर इसी के साथ में आपको साथ ही एक डेफिनेशन ये दूं आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, इसके साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो ये कैपएम का रिवर्स है। कैपएम कहता है आपका जो रिटर्न है वो जस्ट ओनली वन फैक्टर से इफेक्ट होता है, एंड दैट फैक्टर इज योर सिस्टमैटिक रिस्क। जबकि आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी कहती है कि नो, हमारा जो फैक्टर है वो किसी एक फैक्टर से डिपेंडिंग, यानी हमारा जो रिटर्न है वो किसी एक फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता, बल्कि इट इफेक्ट्स फ्रॉम मल्टीपल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ये GDP से भी इफेक्ट होगा, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी इफेक्ट होगा, ये इन्फ्लेशन से भी इफेक्ट हो सकता है, यानी हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर इन द मार्केट। तो यही बड़ा डिफरेंस है बिटवीन कैपएम एंड आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। कैपएम कहता है, सिंगल फैक्टर कैपएम की बात करूं, वो ये कहता है इस रिटर्न इज ओनली इफेक्टेड फ्रॉम वन फैक्टर, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क। जबकि आपकी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी ये कहती है कि जी एक फैक्टर नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपका रिटर्न इफेक्ट होता है पॉजिटिवली और नेगेटिव। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। ओके,
इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अल्फा। अच्छा, अल्फा क्या होता है? अल्फा बेसिकली अगर बेटा इसको मैं आसान अल्फाज के अंदर बताऊं तो आप अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से जितनी अमाउंट ज्यादा रिसीव करेंगे दैट इज योर अल्फा। फॉर एग्जांपल, आपने एक सिक्योरिटी खरीदी, आपने कहा इस पे मुझे 10 रुपए की बचत होगी या 10% मुझे प्रॉफिट मिलेगा। जब आपने उसको मार्केट में सेल किया तो उसने आपको 15% प्रॉफिट दे दिया, तो वो जो 15 और 10 का डिफरेंस है दैट इज 5%, वो आपका अल्फा है। यानी अल्फा अगर एक्सप्लेन करें, इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आप रिसीव करते हैं फ्रॉम योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपका अल्फा है। कम भी हो सकता है, तो जो कम होगा वो अल्फा नहीं होगा। वो ये देखिए, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें, अल्फा मेजर द एक्स्ट्रा रिटर्न, इट विल जस्ट मेजर द एक्स्ट्रा रिटर्न। तो आपने कहा 10 रुपए की चीज बिकेगी, वो मार्केट में 25 रुपए की मिल गई, तो आपका अल्फा कितना हो गया? 25 माइनस 10 15, तो 15 इज योर अल्फा। ठीक हो गया बेटा? ओके। इसके बाद बेटा हम करेंगे बैंकक्रप्ट कॉस्ट क्या होती है। ये मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। जो पॉइंट आपको क्लियर ना हो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी थोड़ी देर के बाद जब ये वीडियो खत्म होगी उसके बाद आप लोगों ने दोबारा मुझे ज्वाइन करना है। मैं आपके वही जो लिंक आपके साथ मैंने शेयर किया उसी लिंक को आपने दोबारा क्लिक करके मेरे साथ आ जाना है, तो हमारी सेकंड क्लास शुरू हो जाएगी इसी सब्जेक्ट की। ठीक हो गया? तो वन क्लास इज इक्वल टू 30 मिनट्स, जस्ट 30 मिनट्स की क्लास होगी। दूसरी क्लास आएगी वो भी 30 मिनट्स की होगी, उसमें भी हम रिस्क ही पढ़ेंगे। फिर जो कल मैं क्लास लूंगा उसमें मैं दोनों लेक्चर जो है वो आपको कंज्यूमर बैंकिंग के ऊपर पढ़ाऊंगा। जी सर। ओके, व्हाट आर बैंकक्रप्ट कॉस्ट? बेटा बैंकक्रप्ट क्या होता है? जब आप बैंक से लोन लेते हैं और आप उसको पे नहीं कर पाते तो दैट इज कॉल्ड बैंकक्रप्ट। इसका मतलब हुआ कि आप जो है वो बैंकक्रप्ट हो गए हैं। और जब बेटा आप बैंकक्रप्ट होते हैं तो फिर बहुत से मसले मसाइल आपको फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला मसला ये होता है कि आपकी जो सेल्स हैं वो कम हो जाती हैं, यानी आपकी मार्केट में प्रोडक्ट्स नहीं बिकती, लोगों को पता चल जाता है कि ये बैंकक्रप्ट हो गई है, आपकी सेल्स जो है वो गिरना शुरू हो जाती हैं। सेकंड बेटा, आपके जो की एम्प्लॉइज हैं वो आपको आपकी जो जॉब छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं, यानी वो आपका जो मतलब जो मेन बंदे होते हैं जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं, उनको पता है ये बैंकक्रप्ट हो, किसी ने हमें सैलरी तो देनी कोई नहीं, तो फिर वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। इट्स अ वेरी बैड कॉस्ट, क्योंकि जो मेन एम्प्लॉइज आपकी को जॉब छोड़ के जाएंगे तो आप मजीद मुश्किलात में आ जाएंगे। एंड थर्ड वन इज लीगल एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। बेटा जब आप बैंकक्रप्ट होते हैं और आप पैसे नहीं पे कर पाते तो फिर वो आपको कोर्ट में ले जाएंगे। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली बेटा फिर क्या होगा कि आपको वहां वकीलों की फीस भी देनी पड़ेगी, कोर्ट की फीस भी देनी पड़ेगी, और वहां पे कोर्ट आपको जुर्माना भी कर सकता है, तो आपको वो फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो ये कॉस्ट भी जो है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारी कॉस्ट हैं। आपकी रेपुटेशन डैमेज हो जाती है, आपकी गुडविल डैमेज हो जाती है, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। जब रेपुटेशन डैमेज होगी तो डेफिनेटली लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपकी क्रेडिटवर्दीनेस खत्म हो जाएगी। तो ये बेटा वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं जब आप बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। ओके, द लास्ट वन बेटा, लास्ट डेफिनेशन इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस की थी, अप्रोचेस टू रिस्क मैनेजमेंट। बेटा दो मेन अप्रोचेस होती हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए, एक को हम बोलते हैं रिस्क एग्रीगेशन और एक को बोलते हैं रिस्क डीकंपोजिशन। और ये दोनों अप्रोचेस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। एग्रीगेशन के जरिए भी रिस्क मैनेज करना सीखेंगे और डीकंपोजिशन के जरिए भी हम जो है वो रिस्क को मैनेज करना सीखेंगे। रिस्क एग्रीगेशन का बेटा मतलब ये होता है कि आपने जितने भी रिस्क हैं, हमारे 4 रिस्क थे, मार्केट, क्रेडिट, लिक्विडिटी एंड ऑपरेशनल, आपने इन चारों को कंबाइन करके जो है उसको मैनेज करना है। कंबाइन करके मैनेज करने का मतलब है कि आपने हर रिस्क को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। आपने ये नहीं कहना कि जी पहले मार्केट को मैनेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब मार्केट मैनेज हो जाएगी तो क्रेडिट को जाएंगे, क्रेडिट को मैनेज हो जाएगा तो ऑपरेशनल को जाएंगे, नहीं। जबकि रिस्क डीकंपोजिशन ऐसे ही करता है, वो किसी एक रिस्क को पकड़ लेता है, जी पहले मैंने इसको ही हल करना है। फॉर एग्जांपल मार्केट रिस्क पकड़ लिया, अब हो सकता है कि मार्केट रिस्क तो आप मैनेज कर लें, कंट्रोल कर लें, लेकिन उसको कंट्रोल करते करते मे भी ऑपरेशनल आपको लॉस दे जाए, लिक्विडिटी आपको लॉस दे जाए, या फिर जो आपका थर्ड रिस्क है क्रेडिट रिस्क, वो आपको लॉस दे जाए। तो रिस्क डीकंपोजिशन कहती है कि टैकल रिस्क वन बाय वन। रिस्क एग्रीगेशन कहता है नो, यू हैव टू टैकल ऑल द रिस्क कंबाइन। आपने सारे के सारे जो रिस्क हैं उनको आपने एक साथ जो है वो मैनेज करना है। अंडरस्टैंड बेटा रिस्क एग्रीगेशन एंड रिस्क डीकंपोजिशन? जी सर। ओके,
ये था बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक यानी फर्स्ट लेक्चर था हमारा, जो कि आपकी चैप्टर नंबर 1 बनता है। मैं साथ ही आप लोगों के लिए ये चैप्टर नंबर 1 बेटा आपकी बुक जो है वो ओपन करता हूँ। आप लोगों ने करना क्या है नेक्स्ट क्लास के लिए, जब आप नेक्स्ट क्लास लेने आएंगे, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के एंड पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर नंबर 1 के एंड पे जो एक्सरसाइज गिवन है बेटा, वो एक्सरसाइज जो है वो आपने सॉल्व करनी है। लाइक उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। उन क्वेश्चन में से जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे आपने मुझे बताना है, वो मैं यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ जी, नजर आ रही है? जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको मजीद जूम कर देता हूँ। जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसने आपको एक इन्वेस्टमेंट की प्रोबेबिलिटीज दी हैं और उसके बाद उसके आगे उसके रिटर्न्स दिए हैं, और उसने कहा कि रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करें। तो इसमें आपने विद प्रोबेबिलिटी वाला जो है वो फार्मूला यूज करके इसको आपने सॉल्व कर देना, रिस्क रिटर्न कैलकुलेट कर देना। इसी तरह जो आगे फर्दर क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके कैपन के होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके जस्ट थ्योरी के होंगे। जिस तरह उसने पूछा व्हाट, लाइक अगर आप क्वेश्चन नंबर 1-4 देखें तो उसने पूछा जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही डेफिनेशन आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो इस 1-1 से लेके 1-14 क्वेश्चन है आपके, ये फर्दर क्वेश्चन रहने दीजिएगा। यहाँ तक बेटा आपके जो 1-14 है, इसमें से आपने सिर्फ वो वाले न्यूमेरिकल्स करने हैं जो हमारे इससे रिलेटेड है, जो आज मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो हमने डिस्कस नहीं किया, वो क्वेश्चन बेशक आप ना कीजिएगा। अंडरस्टैंड? तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में आपने आके मुझसे पूछना है कि सर हमें ये प्रॉब्लम्स आई थी और ये प्रॉब्लम जो है हमसे सॉल्व नहीं हो सकती। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? जी सर। अभी आपकी ये जो मीटिंग है ये थोड़ी देर में 1 मिनट के बाद एंड हो जाएगी। आपने दोबारा मुझे ज्वाइन करना है। अंडरस्टैंड? फिर हम यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और इसके साथ ही फिर हमारी जो सेकंड क्लास जब खत्म होगी तो ये आपके रिस्क मैनेजमेंट की स्पीक की क्लासेस पूरी हो जाएगी। जी बेटा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो आज के टॉपिक में से, एनीवन, एनीथिंग बेटा, एनी क्वेश्चन? सर ये जो अप्रोचेस हैं बैंक रिस्क मैनेजमेंट की, सर प्रैक्टिस में कौन से अप्रोच यूज करते हैं बैंक्स? सॉरी, प्रैक्टिस के लिए कौन से यूज करते हैं सर? अप्रोच कौन सी यूज करते हैं प्रैक्टिस के अंदर? दोनों बेटा यूज करते हैं। देखिए जो रिस्क एग्रीगेशन है वो ज्यादा अच्छी अप्रोच है। उसकी वजह ये है, अभी मैं आपको जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो मैं आपको, अभी हम लोगों ने वॉर पढ़ना है, वैल्यू एट रिस्क, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल का एक चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को अलग अलग मैनेज करना भी सिखाऊंगा और कंबाइंड मैनेज करना भी सिखाऊंगा। वहां आपको आइडिया होगा कि जब हम कंबाइंड मैनेज करते हैं तो कंबाइंड मैनेज करने के लिए जो हम कैपिटल रखते हैं वो हमें कम रखना पड़ता है एज कंपेयर टू 1/1। वही वाली बात है कि जब रिस्क को कंबाइन करके मैनेज करेंगे तो वो पोर्टफोलियो बन जाएगा, अगर रिस्क को अलग अलग मैनेज करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्टीज पैदा करेगा। इसलिए कहते हैं कि रिस्क एग्रीगेशन इज अ बेटर टेक्निक देन रिस्क डिकम्पोजिशन। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसको हम न्यूमेरिकली प्रूव भी करेंगे आगे फर्दर। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू। यही से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। और अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज वोलेटिलिटी, कि वोलेटिलिटी क्या होता है। जी सर।